हेलो शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अधिक लाभ के लिए उतेरा पद्धति से अन्य फसलों की खेती। लाख की कटाई करते समय ध्यान देने योग्य पहलू। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी धान की फसल खेतों में खड़ी है। ऐसे में किसानों को रबी फसलों की बोनी में देर हो रही है। इस परिस्थिति में किसान अगर चाहे तो धान की खरीफ फसल में भी चना और मसूर जैसी फसलों की बोनी उतेरा पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए उतेरा पद्धति से खेती करने के बारे में जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। करेंगे पैरा मसूर की फसल के लिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि अब हमारा धान की कटाई 15 दिनों बाद से शुरू हो सकती है, तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है कि हम धान में मसूर की सस में बुआई करने के लिए पैरा क्रॉपिंग या यूटेरा क्रॉपिंग मसूर की फसल को लें। किसान भाइयों, उतेरा पद्धति फसलों को पैदा करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी खेती की तैयारी के रबी मौसम में फसलों की बुवाई करके असिंचित अवस्था में पैदा करते हैं। यह पद्धति अधिकतर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के पहाड़ियों और मैदानों में अपनाई जाती है। फसल उगाने की उतेरा पद्धति सदियों पुरानी है। धान की खड़ी फसल में बालियों के झुके होने पर उतेरा फसल जैसे तिवड़ी या लाखड़ी, मसूर, मूंग, उड़द, अलसी, कुसुम व सूरजमुखी की बोनी कर देते हैं, जिसमें तिवड़ा और मसूर की बोनी सबसे ज्यादा की जाती है। इस फसल को बोनस फसल भी कहा जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि जब धान हमारा दुग्धावस्था में होता है, अर्थात कटाई से लगभग 15 दिन पहले, जब खेत में हल्का हल्का पैर धंस रहा होता है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में नमी होता है खेत में, उसी समय हम लोग खेत में मसूर की 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, खड़ी धान की फसल में छिड़क देते हैं। पैरा क्रॉपिंग के लिए महत्वपूर्ण है कि हम कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें। तो मसूर की बहुत सी प्रजातियां हैं, जिसमें अरुण, हल 57 और पूसा अगेती मसूर को हम ले सकते हैं पैरा क्रॉपिंग के रूप में। सबसे पहले फंगिसाइड से जो है बीज को उपचारित करें। हम बाबिस्टीन या कार्बेंडाजिम या डाइथेम 45 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद कीटों से बचने के लिए जो है इमिडाक्लोरपीड रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग में लाते हैं। और सबसे लास्ट में जो है हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। तो इस तरह से हम FIR मेथड को अपनाते हुए हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, खड़ी धान की फसल में छिड़क देते हैं। उतेरा फसल धान की बालियां झुकी होने पर छिड़क कर बुवाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फसल को किसी प्रकार का खाद या उर्वरक देना संभव नहीं हो पाता और इसलिए किसान भाइयों धान की फसल में स्फुर व गोबर की खाद का प्रयोग करने से उतेरा की पैदावार बढ़ जाती है। यदि धान में उतेरा डालते समय 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया को दिया जाए तो उतेरा फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपके पास धान के लिए पानी उपलब्ध है तथा रबी फसलों के लिए नहीं है, तो इस स्थिति में धान की गभोट अवस्था में पानी अस्थायी रूप से निकालकर खेत में दरार लाते हैं।
खेत से पानी निकालने के 7 दिन के बाद फिर खेत में 7 दिन तक पानी भर दें। इसके बाद खेत का पानी कम करके उतेरा फसल की बुवाई कर दें। इस प्रक्रिया से उतेरा फसल में खरपतवार भी कम हो जाते हैं और उतेरा फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। जब धान कट के खेत खाली हो जाता है उसके बाद मसूर जो है उसमें अच्छा सा ग्रोथ करता है, विकास उसका होता है। पैरा क्रॉपिंग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद खेत में कुछ खरपतवार आते हैं। तो पैरा क्रॉप किए गए मसूर में अगर खरपतवार दिख रहे हैं तो इमेजाथाइपर एक रसायन है, 40 से 45 ग्राम सक्रिय तत्व, और हम 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और दवा का छिड़काव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो खरपतवार हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम पैरा क्रॉपिंग में मसूर की बुआई करके लाभ ले सकते हैं और कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के कई क्षेत्रों में घने जंगल और वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग इस पर लाख का उत्पादन करते हैं। फिलहाल रंगीनी लाख की कतकी फसल परिपक्व होने की अवस्था में है। ऐसे में इस फसल से अच्छा लाभ लेने के लिए आप लाख की कटाई कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल आर बाकड़े से। किसान भाइयों नमस्ते। अभी हम देखेंगे कि लाख की कटाई कैसे करते हैं। अभी जो मौसम है उसमें रंगनी का कतकी जो क्रॉप है उसकी कटाई अभी अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाएगी, तो हमें उसकी मैच्योरिटी देखना है। तो अभी हमारे देश में मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, इन कई जगह लाख की खेती कई की जाती है। तो इन सभी और देश में बहुत जगह भी लाख की खेती होती है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि ये लाख मैच्योर कैसी होती है। तो रंगनी के बारे में बताऊंगा, कतकी फसल के बारे में। जो लाख में जो मोम होता है वो कम हो जाता है और थोड़ा पीलापन आ जाता है कतकी में। जैसे ही हमें पता चले कि ऐसे हो गया है तो हम उसकी कटाई शुरू कर देंगे। लाख की कटाई करने से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें, जैसे परिपक्व लाख की कटाई करें। इसकी पहचान के लिए खेत का सतत निरीक्षण करें और जब लाख के ऊपर पीली परत जैसे दिखने लगे तब लाख की कटाई करें। कटाई के पूर्व मौसम के मिजाज को भी जरूर देख लें। अगर बारिश होने की संभावना हो तो कटाई ना करें। कटाई के लिए पेड़ों पर चढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पेड़ों की सतह पर अधिक पानी या चिकनाहट तो नहीं है, क्योंकि इससे फिसल कर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कटाई करने के लिए हमेशा प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों का ही चुनें। इसकी कटाई कैसे करेंगे? एक तो सिकेटर होता है और एक ट्री प्रूनर होता है। ट्री प्रूनर से बड़ी बड़ी डालियां काट देते हैं और उसके बाद छोटी छोटी डालियां हम सिकेटर से काटते हैं। तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हम डाली काटते हैं ब्रूड लैग बनाने के लिए, बीहन लाख बनाने के लिए। आमतौर पर किसान लाख की कटाई के लिए पेड़ की टहनियों को कुल्हाड़ी या डॉली से काटते हैं। इससे एक तो स्वयं चोटग्रस्त होने का भय बना रहता है और दूसरा टहनियों पर तेज प्रहार करने से लाख की परतें झड़ने लगती हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए लाख की कटाई हमेशा तेज धार वाले हथियारों या सिकेटेरियर से करना चाहिए। पेड़ों पर से लाख की कटाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करें।
बड़ी टहनियों सहित कटाई करने से टहनियाँ पैरासूट की भांति नीचे गिरती है, जिससे अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। कटाई के बाद खेत में फैली सभी टहनियों को एक स्थान इकट्ठा कर लें और टहनियों से पत्तियों को अलग कर लें। चूँकि बिहन के अंदर लाख के सिसो कीट मौजूद होते हैं, ऐसे में काटी गई लाख को अधिक बलपूर्वक ना हिलाएं, इससे अधिक और अच्छी मात्रा खेत में लाख मिलती है। तो बिहन लाख हम बहुत हो गया 5 से 4 दिन तक हम रखेंगे और 5 से 4 दिन के अंदर तक हमको बिहन लाख बांध देना है। तो बिहन लाख बांधने से पहले हमें उसको ट्रीट ज़रूर करना है या नायलॉन मेश का उपयोग करना है। तो हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वो फिप्रोनिल 5% SC से करेंगे और कार्बनडाजिम से करेंगे। हमें ट्रीटमेंट इसलिए करना है कि जो भी इंसेक्ट शत्रु कीट का अंडा है, कुछ इल्ली है, उसमें प्यूपा है, तो वो उससे ये ट्रीटमेंट से मर जाएगी। साथ ही साथ जो फफूंद का माइसेलियम होता है, स्पोर होता है, वो कार्बनडाजिम से मर जाएगा। तो और साथ में अगर ये नहीं होता है तो हम नायलॉन मेश का उपयोग करते हैं। नायलॉन मेश 60 मेश का साइज होता है, उसका करीब 50 से 75 ग्राम तक हमें ब्रूड लैक एक नायलॉन मेश में डाल के हमें बांध देना है। और बांधने के बाद लगभग 30 दिन तक मतलब 20 दिन तक मतलब 3 हफ्ते तक उसमें से कीट निकलता रहता है। और जैसे ही फुंकी और जो कीट निकलने के बाद उसे कहेंगे फुंकी, तो फुंकी हमें तुरंत निकाल के हमें उसको स्क्रैप लैग करके हमें बेच देना है। वो इसलिए क्योंकि जो फुंकी में भी कुछ दुश्मन कीट का अंडा या प्यूपा रहता है, वो आपके खेत में ना जाए। पेड़ों पर बिहन बांधने के लगभग 3 से 5 सप्ताह बाद लाख कीटों वृक्षों पर संरक्षण कर चुके होते हैं। के उपरांत बिहन को पेड़ से खोलकर लाख को अच्छी तरह से टहनियों से अलग कर लें और साफ तथा श्रेणीकरण करके लाख को बाजार में बेच सकते हैं। इस प्रकार आप लाख की खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे आप और ऐसी इस तरीके से आप खेती करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है लाख में ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और आपका इनकम बढ़ेगा। अपने राज्य में बहुत से क्षेत्रों में दीमक कीट का प्रकोप देखा जाता है। यदि समय रहते किसानों द्वारा दीमक का नियंत्रण नहीं किया गया तो यह कीट फसलों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेबरिया, बेसियान, फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए।
1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम केक 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाप करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें और अनुशंसित बीज और उर्वरक का प्रबंध कर लें। असिंचित क्षेत्र में बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में बिरसा गेहूं 3, के 1317, HD 3171, HI 1612 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 40 किलोग्राम बीज, 80 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई सरसों की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। सरसों की उन्नतशील किस्मों में शिवानी, पूसा गोल्ड, पूसा मस्टर्ड 25, बिरसा भाभा, सरसों 1, NRC HB 101 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 3 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। जो किसान भाई चना की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर इसकी बुआई करें। इस क्षेत्र के लिए चना की अनुशंसित देसी किस्मों में BG 3043, GNG 2207, KGP 59, बिरसा चना 3 और काबुली किस्म HK 94-134 इत्यादि में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई करने के लिए 30 किलोग्राम बीज देसी चना की और 40 किलोग्राम बीज काबुली चना की जरूरत होती है। इस क्षेत्र के लिए मटर की अनुशंसित किस्मों में HUDP 15, दांतेवाड़ा मटर 1, VL 42 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। इस क्षेत्र के लिए मसूर की अनुशंसित किस्मों में HUL 57, WBL 77, KLS 218 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें और 1 एकड़ में बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी। जो किसान भाई तीसी की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। इस क्षेत्र के लिए दिव्या, प्रियम, बिरसा तीसी 1 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें।
जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध हो और वे आलू की खेती करना चाहते हैं तो वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्मों जैसे कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी में से किसी एक किस्म की बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव झाला, जिला किशनगंज से दीपक चौरसिया ने। आप मक्का से दाना निकालने के लिए मशीन पर जानकारी चाहते हैं तो दीपक जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको मेज शेलर के बारे में बताने जाऊंगी। शेलर, पहले तो ये जानना होगा कि मेज शेलर क्या होता है। मेज शेलर का मतलब होता है कि जो कॉब होती है, जो बाली होती है, बाली को मक्के के दाने को बाली से अलग करने के लिए एक इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम मेज शेलर बोलते हैं। तो आज जो मेज शेलर के बारे में जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेज शेलर मार्केट में कितने प्रकार के उपलब्ध हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेज शेलर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हाथ से ऑपरेटेड होता है, जिसको बोलते हैं मैनुअली ऑपरेटेड मेज शेलर, और दूसरा होता है पावर ऑपरेटेड मेज शेलर। तो पहला जो होता है मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैनुअल मेज शेलर वो जनरली ऑक्टागोनल शेप के होते हैं, जो कि मतलब उसके 8 सरफेस होते हैं। उसके अंदर आंतरिक सतह पे आपके फिन्स लगे होते हैं, जिसको कि कॉब जो होते हैं, जो हम इसको फॉलिएज को हटा लेते हैं और फॉलिएज को हटाने के बाद को हम रोटेट करते हैं। और कॉब और जो मेज शेलर के आंतरिक हिस्से में जो फिन्स लगे होते हैं, उसके घर्षण से और उसकी रगड़ से जो हमारे मक्के के दाने हैं वो कॉब से अलग हो जाते हैं और टूट के वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के मेज शेलर हमारे मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो कैपेसिटी क्षमता जो होती है वो 5 से 10 kg प्रति घंटे की होती है। और इसमें हमारी कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और छोटे स्तर पे 300 से 400 रुपए में ये उपलब्ध है हमारे मार्केट में। दूसरा जो होता है पावर ऑपरेटेड मेज शेलर जो होता है वो हमारा किसी भी मोटर से संचालित हो सकता है, जिसमें कि आपका 5 से 10 HP के पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो कैपेसिटी होता है वो 5 से 15 क्विंटल प्रति घंटे की होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले पावर ऑपरेटेड मेज शेलर में हमारा फॉलिएज हमारे जैसे उस हैंड ऑपरेटेड में हटाना होता है, वैसे ही फॉलिएज को हम अलग करते हैं और सिलेंडर नुमा शेलर के अंदर कॉब को हमें घुसाना होता है। शेलर के आंतरिक सतह में पेक्स लगे होते हैं और सेम ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम हाथ से कॉब को घुमाते हैं, ये पावर से ड्रम को हम रोटेट करते हैं। और कॉब का जो मूवमेंट होता है एक्सियल फ्लो मूवमेंट होता है, जिससे कि फीडिंग साइड से शेलर को कॉब को शेलर के अंतिम हिस्से तक पहुंचाया जाता है और उससे जो घर्षण और रगड़ होती है उससे हमारे कॉब से मक्के के दाने अलग हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा तीसरे जो प्रकार होते हैं उसको बोलते हैं मेज डिहस्कर कम शेलर। इसमें ड्रम के अंदर स्पाइक टूथ लगे होते हैं, जिससे भुट्टे से 100% तक दाने निकलते हैं। मेज शेलर यंत्र से प्रति घंटा 4 से 5 कुंटल भट्टों की गहाई आसानी से हो जाती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 हार्स पावर से अधिक HP के ट्रैक्टर की जरूरत होती है। इसमें अधिकतम 2% दानों की हानि हो सकती है। किसान ट्रैक्टर के PTO से जोड़कर इसको चला सकते हैं। और चौथे जो प्रकार होते हैं हमारे मेज शेलर के, उसको बोलते हैं होल क्रॉप थ्रेशर। जैसे कि आप गेहूं की थ्रेशर जानते हैं, धान की थ्रेशर जानते हैं, वैसे ही ये होते हैं होल मेज क्रॉप थ्रेशर। इससे क्या होता है कि जो हम मक्के के जो पूरे डंठल होते हैं, आप देख सकते हैं डंठल जो हम होते हैं और जो बाली होते हैं, तो डंठल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चैप बनाने के लिए। चैप मतलब भूसा। तो इससे क्या होता है कि हम जो मक्के का जो पूरा हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये पूरा हिस्सा अंदर मशीन के डालना होता है और वहाँ पे हमारे ऐसे देखा गया है कि 710 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से आपके मक्के के दाने मिल जाएंगे। और जो डंठल है उसकी 85% तक की डंठल को भूसे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो और वो भूसा हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी प्रचलित है ये भी। यकीनन यंत्रों ने खेती के काम को आसान और फायदेमंद बना दिया है।
मगर आज भी देश के सभी किसान इन कृषि यंत्रों को नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि इन यंत्रों की कीमत काफी अधिक होती है। ऐसे किसानों के लिए शासन इन यंत्रों की खरीदी पर अनुदान देता है। और अगर बात करें हम कि अनुदान राशि कितनी उपलब्ध है इन सब इक्विपमेंट्स पे, यंत्रों पे, तो मैं बता दूं केंद्र सरकार की तरफ से 25% तक की अनुदान मिलती है, जो कि 12,000 रुपये हम बोल सकते हैं मैक्सिमम, अगर 50,000 जैसे अगर उसकी राशि है तो। और राज्य सरकार की तरफ से भी 25% तक मिल सकती है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।